सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट लाइट। तो लाइट के ऊपर पहले 2-5 मिनट बात करते हैं, फिर अपने देखते हैं कि अपने क्या आज सीख पाएंगे। तो लाइट ओवरऑल अगर अपने समझें तो लाइट बहुत सारे फिनोमेना के साथ गुजरता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक बेसिक सा चीज़ है जिसकी वजह से अपने कोई चीज़ देख पाते हैं। कोई चीज़ किसी लाइट गया, कहीं टकरा के आया तो हम उसको देख पाते हैं। वी डू नॉट सी लाइट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अदर ऑब्जेक्ट्स बिकम्स विजिबल। देन वी स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर अगर थोड़े और टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो अपने पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इतने सारे चीजों को एक साथ इकट्ठे अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो शायद कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन उम्मीद करता हूं सबको को थोड़ा बहुत आता है। अभी फिलहाल अपने रिफ्रैक्शन पे फोकस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है पहले अपने ये समझ लेते हैं। सो व्हेन वी से that the ray of light is undergoing refraction, तो इसका मतलब ये हो गया कि when the ray of light is traveling from one transparent medium to another such that the difference is there in the speed of light in the two adjoining medium। मतलब कहने का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि ग्लास से एयर में या एयर से ग्लास में लाइट अगर जाए तो दोनों के स्पीड में डिफरेंस है। एक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। So there will be a change in the path of light as it passes from one transparent medium to another transparent medium। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग पहले कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं और एक लॉ स्टेट करते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक प्योर रेशियो है। रेशियो और प्योर का मतलब ये हो गया कि दोनों ही स्पीड को अपने कंपेयर कर रहे हैं। सो वी आर टेक्निकली कंपेयरिंग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। मतलब अगर एक एयर है, ग्लास है, तो वी हैव स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी हैव स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर अपने दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वी विल गेट अ वैल्यू व्हिच इज 1.5, एंड सिंस इट इज अ प्योर रेशियो, मतलब ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो ये यूनिटलेस पैरामीटर है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस पैरामीटर आ जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके ऊपर अगर अपने चर्चा करें तो अपने यहाँ पे एक बात जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम है। तो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन इन एनी अदर मीडियम, सो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। सो द वैल्यू दैट वी हैव इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो अब क्या होता है, अपने कन्वीनियंस को समझाने के लिए या एक मीडियम और दूसरे मीडियम को समझाने के लिए वी डिफाइन अ रेयरर मीडियम एंड अ डेंसर मीडियम। अ रेयरर मीडियम इज अ मीडियम इन विच द लाइट इज ट्रैवलिंग फास्टर कंपेयर्ड टू द अदर मीडियम। तो जिसमें स्लोअर है वो डेंसर हो गया। मतलब जब भी अपने किसी दो मीडियम के बारे में बात करेंगे, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो किसी एक में लाइट तेजी से जा रहा होगा और किसी एक में लाइट धीरे धीरे जा रहा होगा। So the medium in which the light is traveling faster is called as rarer, and the medium in which the light is traveling slower is called as a denser medium। तो अब अपने अगर ये बात को समझे, so the ray of light is moving from a rarer to a denser medium, तो rarer से denser जब ये जा रहा है तो it will go towards the normal, इसमें थोड़ा bend आ जाएगा और ये towards the normal bend हो जाएगा। Similarly, अगर ray of light denser से rarer जा रहा है, so when the ray of light is going from denser to rarer medium, it have a tendency to go away from the normal, तो ये away चला जाएगा। We mark the angle of incidence and angle of refraction which is measured from the normal। So the point at which the ray of light strike the mirror is point of incidence। If we draw a perpendicular at that point of incidence, we get a line of normal, and the angle between the normal and the incident ray is the angle of incidence, and the angle between the refracted ray and the normal is called as angle of refraction। So we have an angle of incidence and we have an angle of refraction followed by the absolute refractive index of the two medium। मतलब अगर ये एयर है तो ये ग्लास है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो एक एयर से ग्लास अगर जाए तो अपने इसमें एक लॉ ऑब्जर्व करते हैं which is referred as Snell's law। अब Snell's law क्या कहता है? Snell's law कह रहा है the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant for a given pair of medium, and this is referred as the relative refractive index of medium 2 with respect to 1। कहने का मतलब ये, यहाँ पे साइन जो है वो सिग्नेचर वाला साइन नहीं है, ये साइन थीटा वाला साइन है, SINE।
तो अपने जब इसको लिखते हैं, अपने कुछ इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरफ का साइन इस तरफ का म्यू इक्वल टू उस तरफ का साइन उस तरफ का म्यू। तो जनरली मैं ऐसा इसलिए बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट जब साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि म्यू वन बाई म्यू टू लिखें कि म्यू टू बाई म्यू वन लिखें। तो आप इस तरीके से याद रखें, इसका साइन इसका म्यू इक्वल टू उसका साइन उसका म्यू। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, and then we can write sin I by sin r equal to mu 2 by mu 1, and this is relative refractive index of medium 2 with respect to 1. This is relative refractive index of medium 2 with respect to 1, यानी कि mu 2 1। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, इसका मीनिंग ये है। तो refractive index of 2 with respect to 1, इसके लिए भी अपने सेम ऐसा कर सकते हैं, mu 1 sin I equal to mu 2 sin r, and then we can calculate sin I by sin r to get the desired value। अब यहाँ पे अगर अपने देखें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू श्योर शॉट ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे अगर अपने आए तो ये श्योर शॉट कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों मीडियम का स्पीड सेम है तो 1 भी आ सकता है। अगर किसी एक पैरामीटर अगर डिनोमिनेटर ज्यादा कर देते हैं तो फिर ये वाला वैल्यू लेस देन 1 भी आ सकता है, न्यूमरेटर ज्यादा कर दें तो ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो अ प्योर रेशियो, लेकिन इसमें वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 तीनों ही संभव है। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 1 आ सकता है। If we have both as air or both as vacuum, then we say that the ratio is equal to 1. So the absolute refractive index for air or vacuum is 1, and for any other medium is greater than 1. और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया Snell's law। तो Snell's law क्या स्टेट कर रहा है? The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the given pair of medium। given pair का मतलब हो गया air glass के लिए एक constant, water glass के लिए एक constant, एयर वाटर के लिए एक कांस्टेंट। सो इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर स्नेल, व्हिच इज रेफर्ड एज स्नेल्स लॉ। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइट। नाउ लेट अस मूव अहेड टू सी द अदर एस्पेक्ट। सो हेलो गाइस, लेट अस डील विद लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज भी करते हैं इसको अपने। तो कैसे यूज करते हैं और क्या है ये पहले देख लेते हैं। तो अगर अपने यहाँ पे देख रहे हैं एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, दे आर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, both the medium are transparent in nature। तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि the ray of light is traveling from one transparent medium to another, तो ये मीडियम यहाँ पे आया, if we draw the line of normal, then we get an angle of incidence which I am marking over here as x, and then it is going into the other medium like this, and the angle of refraction we are marking as y। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं ऐसा करता हूँ, if I hold a plane mirror perpendicular to the path of this light, if I hold a plane mirror perpendicular to the path of this light such that the angle of incidence at this surface is 0 degree, or the line or the ray of light is striking in the line of normal, then what will happen? Then the ray of light shall reflect from here and retrace its path। तो शायद ये ऐसे जाता हुआ लाइट ये वापस से घूम करके इसी रास्ते लौट करके आ जाए। इसको अपने कह रहे हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसमें लॉ ऐड करना है अपने को। तो रिवर्सिबिलिटी तो करा दी हम लोगों ने कि लाइट ऐसे जा रहा था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा करके वापस से रिवर्स करा दिया। नाउ इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ एज द रे ऑफ लाइट इज हेडिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो अगर रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, और अगर हम लोग इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखें तो mu1 sin i, यानी कि जो मैंने सिखाया इस तरफ का mu इस तरफ का sin इक्वल टू उस तरफ का mu उस तरफ का sin, तो mu1 sin x is equal to mu2 sin y, and then we can write it as sin I by sin r equal to mu2 by mu1। इसको अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 भी लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। Now if we come to this part, when the ray of light is coming from this medium and entering the other medium, that is I am saying from medium 2 to medium 1, तो अपने इस तरफ का mu इस तरफ का sin, यानी कि mu2 sin y is equal to mu1 sin x, ऐसा लगा देते हैं। Now this time angle of incidence is y, angle of refraction is x, so we write it as sin I by sin r is equal to mu1 by mu2, and we call it as refractive index of 1 with respect to 2। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब अगर अपने इन दोनों इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें,
तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर न्यूमरेटर में sin x, इधर डिनोमिनेटर में sin x, इधर डिनोमिनेटर में sin y, इधर न्यूमरेटर में sin y। तो टेक्निकली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I can write over here that refractive index of 2 with respect to 1 is reciprocal of refractive index of 1 with respect to 2। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि if we know refractive index of glass with respect to air तो उसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो if we know refractive index of glass with respect to air तो उसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो air with respect to glass आ जाएगा and vice versa। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये अपने बहुत जगह यूज कर सकते हैं। अगर रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास करते हुए दूसरी तरफ निकल जाए, मैं अगर रिवर्स सोचूं कि अगर रे ऑफ लाइट वहां से आता और इस तरफ वापस से लौट करके आता तो आई और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच में एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करना या सोचना इजी हो जाता है। जैसे इफ वी हैव अ ब्लॉक ऑफ लाइट और इफ वी हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, तो इफ वी हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब अगर उसमें रे ऑफ लाइट अगर जा रहा होता है तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो आई के साथ आर मैच कर रहा है, वापस अगर उसी आर के लिए अगर इंसिडेंस बना दे तो ई का वैल्यू आई के बराबर हो जाएगा। तो we'll get to see that in the next aspect of the video. So that is law of reversibility of light. Hello friends. So today we are demonstrating Snell's law. Along with Snell's law we will also try to see the total internal reflection effect. So for that we have a arrangement. The arrangement consists of an A4 page which is having some angles marked on it, and we have a semicircular wedge. Along with this we have a light source. So semicircular wedge is going to play a very important part, as we can, if we incident light following this line, we can say that all the ray of light is going along the normal. So when the ray of light is going along the normal on this curved wedge, we can say that the angle of incidence is 0 degree, and we will be observing angle of incidence at this junction where there is a glass air interface. We will measure the angle of incidence followed by angle of refraction followed by angle of reflection if it is there, and then we will try to do the necessary calculation to calculate refractive index. We will try to see refraction taking place for real and total internal reflection. So let's get started. तो अपने सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत obvious ray देख लेते हैं कि if the ray of light is at 0 degree angle of incidence, then the ray of light is passing without any refraction taking place. तो यहाँ पे भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं, and the ray of light is passing without any refraction taking place. Now if we increase the angle of incidence, so now if we see somewhere here at 15 degree, so at this 15 degree angle of incidence we have a certain angle of refraction over here which is greater than 15 degree. So for 15 degree angle of incidence we see that the angle of refraction is greater than 15 degree, and we can also see a thin line of reflection taking place. So we can say that when the phenomena of refraction is taking place, reflection is also taking place. तो ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, they both are taking place simultaneously. Now if we increase the angle of incidence a little further, say at 30 degree angle of incidence, so at this 30 degree angle of incidence we are having a wonderful observation that at 30 degree angle of incidence the ray of light is refracted roughly at 45 degree angle of refraction. So we will use this to calculate the refractive index of the material of the glass slab. So this is glass and air, this is angle of incidence and this is angle of refraction. So if we write Snell's law between these two surfaces, we can say that mu g sine 30 degrees is equal to mu 1 sine 45 degree, and therefore if we want to calculate refractive index of the material of the glass slab, then we can say that this value is equal to 1 mu 2, this value is equal to 1, and then sine 45 degree, that is 1 by root 2, this value is equal to half, so times half, so half and 1 by root 2 over here multiplied this, so we get root 2, that is equal to 1.414. Sin I by sin R, and using this we can calculate the refractive index of the material of the glass slab. Over here again it is interesting to note that some amount of light is reflected back again. Now if I increase the angle of incidence a little more, then at this junction we can see that the ray of light is at critical angle, as the ray of light is reflected mostly
एंड नो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस. दिस इज एट क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे थोड़ा सा लाइट जो है वो इस तरफ चला जा रहा है, बाकी सारे के सारे रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करके इसी मीडियम में आ गए. इफ आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अ लिटिल मोर, then we achieve a case of total internal reflection where no ray of light is refracted into the other medium. Total internal reflection is achieved. If we increase the angle of incidence a little more, say at 60-degree angle of incidence, again we say that the total internal reflection is intact. The ray of light is reflected back into the same medium. For condition of total internal reflection, we say that if the ray of light is traveling from denser to rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, then only total internal reflection can be observed. So using this semicircular wedge, we have observed a lot of phenomena. We have observed that at 0-degree angle of incidence, no refraction is taking place. If we increase the angle of incidence, we were observing some angle of refraction taking place. With refraction, there was a certain amount of reflection taking place, but after a point when total internal reflection was taking place, the ray of light was not refracting at all. तो ये बहुत ही वंडरफुल ऑब्जर्वेशन है. और अपने 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब भी कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज sin I by sin R, and it is giving us this result which is the refractive index of the material of the glass slab.